वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 1980। तो कहानी की शुरुआत में एक औरत रात में हाथों में लालटेन लिए एक जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है। तभी उसको उस जंगल में किसी और के भी होने का एहसास होता है और वो डर के मारे ऊपर वाले को याद करने लगती है कि भगवान मुझे बचा लो, अगर बच गई तो 100 नारियल फोड़ूंगी। मगर लाख प्रार्थना करने के बाद भी उस औरत का सामना ग्रिम रीपर से हो जाता है। अब आप पूछोगे कि इंडिया के गाँव में ये ग्रिम रीपर कहाँ से आ गया, मगर वो दिखने में ऐसा ही लगता है दोस्तों। उसने काला रंग का मैक्सी ड्रेस पहन के रखा होता है, मुंह पे स्केलेटन वाला मास्क और हाथों में बड़ी सी दरांती। उसी दरांती से वो उस औरत का गर्दन काट देता है। इसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद होता है शिफ्ट। इस गांव में प्रिया नाम की लड़की की एंट्री होती है। प्रिया एक फोटोग्राफर और नोवेलिस्ट है। उसे कहना अपनी नोवेल लिखने के लिए इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी, तो प्रिया के हस्बैंड ने अक्षरतल्ली गांव में एक बंगलो खरीद लिया था ताकि यहाँ पर उसकी वाइफ आराम से अपनी नोवेल लिख पाए। दरअसल प्रिया एक खूबसूरत सी औरत है, वहीं उसका हस्बैंड एक अधेड़ उम्र का अगली सा दिखने वाला आदमी है, मगर उसके पास पैसे बहुत है। वो एक बिजनेसमैन है और अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता है। अब वो अपनी कार में बीवी के साथ इस गांव में आ जाता है। उसने जो बंगला खरीदा होता है उसमें गांव के ही एक कपल कमला और विनोद हाउस हेल्प का काम करते हैं। अब कुछ वक्त बहुत ही अच्छे से गुजरता है। उसके बाद प्रिया के हस्बैंड कहते हैं कि मुझे अब जाना होगा, तुम और बाबू आराम से यहाँ पर रहो। हेल्प करने के लिए हाउस हेल्प कमला और उसके हस्बैंड विनोद है यहाँ पर। प्रिया तो उदास हो जाती है। दरअसल उसे अपने पति से बिछड़ने का दुख भी होता है। वो उनसे कहती है कि ठीक है, मैं खत लिखूंगी, आप जवाब दीजिएगा, ओके। प्रिया के हस्बैंड भी कहते हैं कि लेटर लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैंने घर पे टेलीफोन लगवा दिया है। दोस्तों यहाँ खत और टेलीफोन की बातें हो रही है, मतलब ये 1980 का टाइम है, ठीक है। इस वक्त ऑब्वियस है कि स्मार्टफोन कहाँ से होंगे। और हाँ, टेलीफोन भी सभी के घर पर नहीं होता था, इसीलिए टेलीफोन का नाम सुनते ही प्रिया भाग कर अंदर जाती है और देखकर बड़ी खुश होती है कि हाँ सच में यहाँ पर टेलीफोन लगा हुआ है। उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैंने एक आदमी से बात भी कर ली है, वो कल तक टेलीफोन का कनेक्शन कर देगा। फिर रात की बात है दोस्तों, प्रिया अपने नोवेल के बारे में थोड़ा आइडिया सोच रही होती है। बाहर मौसम भी काफी खराब होता जा रहा था, तेज हवाएं भी चल रही होती है और काफी बिजली भी कड़कती है। बिजली की वजह से प्रिया के घर की जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें गड़बड़ी हो जाती है। पूरे घर में अंधेरा होने की वजह से प्रिया का बेटा बंटी बहुत डर भी जाता है। उसे व्हाइट गंजी में एक अजीब सा आदमी भी अपने खिड़की पे दिखाई देता है, जिससे वो डर के मारे चिल्ला रहा होता है। आवाज सुनकर प्रिया वहाँ पर आती है और बंटी से पूछती है कि क्या हो गया बेटा, तो वो बताता है कि वहाँ पर कोई है माँ। मगर जब प्रिया चेक करती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और फिर जैसे पीछे पलटती है तो जोर से डर जाती है, क्योंकि अचानक से कमला सामने आ गई थी। अगली सुबह की बात है, प्रिया चाय की चुस्की लेते हुए परेशान होती है, क्योंकि उसके दिमाग में नोवेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें चलती है, मतलब उसको अच्छे आइडिया नहीं आते। तभी उसकी नजर कमला के पति विनोद पर पड़ती है, जिससे एक पुलिस वाला कुछ पूछताछ कर रहा होता है। पुलिस वाले के जाने के बाद प्रिया विनोद से पूछती है कि क्या हुआ, ये पूछताछ क्यों चल रही थी। तब विनोद बताता है कि वो क्या है ना, पिछले कुछ दिनों में जंगल के कुछ लोग लापता हो गए हैं, उसी के बारे में पूछताछ चल रही है। अब ये सुनकर प्रिया थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि विनोद मुझे उस जगह पे लेकर चलो जहाँ से लोग गायब हो रहे हैं, हो सकता है वहाँ जाने पे मुझे नोवेल के लिए कोई आइडिया मिल जाए। मगर विनोद साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं मैडम, साहब को पता चलेगा तो वो बहुत ही गुस्सा होंगे। ये सुनकर प्रिया अपने हस्बैंड को फोन लगाती है परमिशन लेने के लिए, मगर फोन लगता ही नहीं। हाँ, कुछ देर के बाद उधर से कॉल आता है। प्रिया को लगता है कि शायद मेरे हस्बैंड ने फोन किया होगा, तो वो जल्दी से फोन उठाती है, मगर फोन पे एक लड़की होती है जो प्रिया से ये कहती है कि जीवा को फोन दो। एंड प्रिया चौंक जाती है कि ये जीवा है कौन। तब वो लड़की जिसका नाम सोनिया होता है वो बहस करने लगती है कि आप ऐसे कैसे कह रही हो, मैंने पहले भी इस नंबर पर जीवा से बात करी है। प्रिया कहती है पर मैंने तो हाल ही में टेलीफोन कनेक्शन लिया है। वो रॉन्ग नंबर कहकर फोन रख देती है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में पंडित नाम का लड़का आता है। वो पुलिस स्टेशन में खूब हल्ला हंगामा करता है, क्योंकि उसकी माँ कुछ दिनों पहले लापता हो गई थी और पुलिस होती है कि हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। उसका शोर जब इंस्पेक्टर के कानों तक जाता है ना, तब वो मिसिंग हुए लोगों की फाइल मंगवा कर चेक करता है। इधर घर पे प्रिया अपने बेटे बंटी के साथ आंख में चोली खेल रही होती है और तभी एक आदमी आकर प्रिया से कहता है कि मैडम आज आपका लैंडलाइन चालू हो जाएगा। प्रिया शॉक्ड और कहती पर मेरा तो लैंडलाइन चालू ही है, कल तो मुझे फोन भी आया था किसी औरत का। मगर वो आदमी कहता है कैसी बातें कर रही हो मैडम, लैंडलाइन का काम मैं अभी अभी करके आ रहा हूँ। एंड तब प्रिया अपनी मेड कमला से पैसे लेकर उस आदमी को देने को कह देती है। मगर ये बात अभी भी प्रिया के दिमाग में घूमती है कि अगर इसने कनेक्शन अभी जोड़ा तो मुझे वो फोन उस टाइम कैसे आ सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। अब रात की बात है दोस्तों, एक आदमी जंगल वाले रास्ते से अपनी साइकिल के साथ जा रहा होता है। वो बीड़ी पीने के लिए रुकता है और तभी वहाँ पर वो ग्रिम रीपर आकर उस आदमी का गला
गला काट देता है। अगले दिन प्रिया को उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो उससे बड़ी खुशी से बात करती है, फिर अपने बेटे से भी बात करवाती है। दूसरी ओर जब पुलिस को उस साइकिल के मिसिंग होने की खबर मिलती है तो वो जंगल में जाते हैं। आसपास के गांव के लोगों से पूछताछ करते हैं, मगर पुलिस के हाथ सिवाय उस आदमी के साइकिल के कुछ और नहीं लगता। इसके बाद हम प्रिया को अपनी कार से ऐसे ही घूमते हुए देखते हैं एंड तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पे पड़ती है। वो तुरंत ही गाड़ी रोककर उसके पास जाकर कहती है, हेलो पाटिल सर, मुझे पहचाना? मैं प्रिया, कॉलेज में स्टूडेंट थी जर्नलिस्ट की। पाटिल सर अपने दिमाग पे थोड़ा जोर देने के बाद प्रिया को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो कॉलेज के टाइम पर काफी पतली हुआ करती थी और पट सवाल जवाब बहुत किया करती थी तुम। हाँ, मुझे याद आ गया है। प्रिया भी हंसते हुए कहती है कि बिल्कुल सही पहचाना सर आपने। वैसे मेरा घर नजदीक ही है, चलिए ना मैं आपको चाय या कॉफी पिलाती हूँ। तो पाटिल सर कहते हैं कि दरअसल मैं यहाँ पर एक कॉलेज में सेमिनार के लिए आया हुआ हूँ, मेरे स्टूडेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए तुम्हारे घर में कभी और आऊंगा। अब दोस्तों प्रिया अपने घर पर आती है तो देखती है बंटी को एक लड़का चॉकलेट दे रहा है। प्रिया पास जाकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो लड़का अपना नाम विक्की बताता है। साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ का रोमियो हूँ, मेरी नजर से कोई भी खूबसूरत लड़की बच नहीं सकती। मुझे पता है कि तुम एक राइटर हो और तुम्हारे पति शहर में रहते हैं, पर कोई नहीं, मैं तुम्हारी तन्हाई में तुम्हारे काम आ सकता हूँ। अब ये सुनकर प्रिया भड़क जाती है और उसे जोरदार तमाचा लगाती है। मगर दोस्तों ये विक्की इतना बेशरम होता है कि मार खाने के बाद भी प्रिया को फ्लाइंग किस देता है। वहीं प्रिया बंटी को अपने घर लाकर बहुत डांटती है और दूसरा किसी अनजान शख्स से बात करने के लिए मारती भी है। बंटी रोना शुरू कर देता है कि मम्मी मेरी क्या गलती थी इसमें। प्रिया को भी फिर बुरा लगता है कि बेचारे को मार दिया मैंने फालतू में। फिर वो बंटी को मनाने जाती है, वो भी मान जाता है और अपनी भी गलती के लिए सॉरी कह देता है, जिससे माँ बेटे के बीच जो अनबन थी वो सॉल्व हो जाती है। एंड तभी फोन की घंटी बजती है। अब प्रिया जब फोन पिकअप करने जाती है तो इस बार फिर से दोस्तों सोनिया ने कॉल किया होता है और वो डर डर कर कह रही होती है कि मेरी जान को खतरा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो प्रिया कहती है ठीक है, आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हूँ। तब सोनिया जोर जोर से हंसने लगती है और बताती है मैं ना थोड़ा चली सी हूँ, मुझे लोगों से फोन पे बात करना बहुत ही पसंद है, तो क्या आप मेरी दोस्त बनोगी, मुझसे बात करेंगी क्या? अब प्रिया भी दोस्तों इस गाँव में अकेला फील करती है, इसीलिए वो थोड़ी देर सोनिया से बात कर लेने में कोई दिक्कत नहीं मानती। तो रात के अंधेरे में दोस्तों एक अनजान आदमी प्रिया के घर के बाहर थोड़ी सी जमीन खोदकर उसमें नींबू मिर्ची और अंडा वगैरह काट देता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो प्रिया पे कोई ब्लैक मैजिक करना चाहता हो। अगले दिन की बात है, प्रिया जंगल में फोटोग्राफी करने के लिए जाती है एंड तभी उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर से होती है जो अपनी वाली जीप से वहां से क्रॉस कर रहा था। वो प्रिया से पूछता है कि आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हो? तो प्रिया अपना नाम वगैरह और अपने बारे में बताती है। इंस्पेक्टर समझ जाते हैं कि अच्छा ये राइटर एंड फोटोग्राफर प्रिया मैडम है, यानी इतने कम टाइम में भी प्रिया काफी फेमस हो गई थी दोस्तों। खैर ऑफिसर कहते हैं कि ये एरिया सेफ नहीं है मैडम, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अब रास्ते में ही ऑफिसर रुक जाते हैं क्योंकि उनकी नजर अपने कुछ जूनियर पे पड़ती है जो कि व्हाइट गंजी पहने हुए एक पागल आदमी के साथ डील कर रहे होते हैं। उसने कुछ तो छोटा मोटा क्राइम किया होता है, इसीलिए ऑफिसर उसे कंट्रोल करने के लिए मारने पीटने लगते हैं और इस चीज का प्रिया फोटो क्लिक कर लेती है। तभी वो पागल आदमी प्रिया का गला दबोच लेता है। फिर ऑफिसर किसी तरह उसको छुड़ाते हैं और अपने ड्राइवर से कहते हैं कि मैडम को घर छोड़ दो। एंड दोस्तों अब हमें समझ आता है कि उस तूफानी रात में प्रिया की खिड़की पे बंटी ने जरूर इसी पागल आदमी को देखा होगा। फिर प्रिया जब घर आती है तो उसको सोनिया का कॉल दोबारा आता है। वो उसके साथ आज की जो एक्सीडेंट हुआ था उसको शेयर करती है। अब सोनिया के फोन रखते ही विक्की प्रिया को कॉल करता है और फोन पे उसे किस वगैरह देखकर थोड़ा ये छिछोरापंती करता है। प्रिया को फिर आ जाता है गुस्सा तो वो फोन रख देती है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर उस पागल आदमी की पिटाई कर रहे होते हैं एंड तभी वहाँ पर लोग से भी एक लॉयर आकर इंस्पेक्टर की अच्छे से क्लास लगाता है कि आप तो जानते ही हैं कि वो पागल है, फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं जैसे कि वो कोई खूनी हो। फिर लॉयर उस पागल की बेल करवा देता है। एंड अब दोस्तों इंस्पेक्टर मिसिंग हुए लोगों की फाइल को फिर से पढ़ते हैं और उसके दिमाग में एक बात हिट हो जाती है कि अभी तक जितने भी लोग गायब हुए हैं वो ठीक 15 दिन के बाद गायब हुए हैं। साइकिल वाले के गायब होते ही आज 15 दिन हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से पक्का आज कोई ना कोई जरूर गायब होगा। इसलिए ऑफिसर अपने कांस्टेबल्स को जंगल में उस जगह पे तैनात होने को कह देते हैं जहाँ से लोगों के गायब होने की खबर आती है। तो रात में तो सारे कांस्टेबल्स उस जगह पे आकर वहाँ आग जलाकर बैठे होते हैं निगरानी के लिए, मगर बैठे बैठे ये जल्दी बोर भी होने लग जाते हैं और तभी अपनी वर्दी की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए शराब पीना शुरू कर देते हैं। अब आधी रात में इनकी नजर ग्रिम रीपर पे पड़ती है दोस्तों। पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए भागते भी हैं। इनके हाथ ग्रिम रीपर तो नहीं आता, मगर इन्हें ऐसे ही खेत में विकी द रोमियो मिल जाता है, वो भी बेहोशी की हालत में। ये लोग उसको होश में लाते हैं और पूछते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पर, क्या कर रहे हो? तब वो बताता है कि मैं तो जूली के घर पर जूली फिल्म देख कर ही आ रहा था कि किसी ने मेरे सर पे पीछे से हमला कर दिया। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं देख पाया, पर जिसने मुझ पे हमला किया था वो नकाबपोश में था और उसने काले कपड़े पहन के रखे हुए थे। ये जानकर पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, कल पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट लिखवा देना, हमें अभी उस नकाबपोश शख्स को ढूंढना है। अगले दिन की बात है दोस्तों, प्रिया को फिर से सोनिया कॉल करती है। वो इस बार थोड़ा बातचीत करने के बाद अपना फेवरेट सॉन्ग
सॉन्ग गाकर उसको सुनाती है। प्रिया तो हैरान हो जाती है और कहती है ये गाना तुमने कहाँ से सुना? तो सोनिया कहती है ये गाना तो मेरे पापा मेरे लिए गाया करते थे, उन्हें उनकी माँ ने ये गाना सुनाकर बड़ा किया था। अब ये सुनकर प्रिया हो जाती है हैरान, क्योंकि ये गाना तो प्रिया ने खुद ही लिखा था, वो भी अपने बेटे को लोरी सुनाने के लिए। प्रिया सोनिया से उसके डैड और डैड की मॉम यानी दादी का नाम पूछती है, तो वो बताती है मेरे डैड का नाम विजय भास्कर है और मेरी दादी का नाम तुम्हारी तरह प्रिया ही है। ओह माय गॉड, प्रिया और भी ज्यादा हैरान, क्योंकि बंटी के स्कूल का नाम विजय भास्कर है। उसकी स्कूल में छुट्टियां चल रही है, इसलिए प्रिया उसको लेकर यहाँ पर आ गई है। प्रिया सोनिया से और भी कई सारी बातें करती है और सीधा जाती है अपने प्रोफेसर पाटिल सर के पास और उन्हें बताती है कि मुझे लग रहा है सर, सोनिया नाम की लड़की फ्यूचर से मुझे कॉल कर रही है। उसने बताया कि उसके यहाँ पर अभी 2022 चल रहा है, साथ ही उसकी बातों से मुझे लग रहा है कि वो मेरी पोती है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तब प्रोफेसर कहते हैं कि पॉसिबल तो हो सकता है, इस दुनिया के अभी भी बहुत सारे ऐसे राज हैं जो पूरी तरह से सुलझे नहीं है, मगर कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई पास्ट या फ्यूचर से किसी ग्लिच की वजह से प्रेजेंट टाइम में पोर्ट हो गया है, मगर टाइम के साथ वो अपने यूनिवर्स में वापस भी चला जाता है। फिर प्रोफेसर से मिलने के बाद प्रिया थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। फिर वो जाती है कमला के घर, क्योंकि जब वो प्रोफेसर से मिलने गई थी ना, तो अपने बेटे बंटी को उसने कमला के घर छोड़ दिया था ताकि बंटी सेफ रहे। अब बंटी को वापस घर लाने के बाद प्रिया कॉल पे सोनिया से बात करती है। तब सोनिया अपनी स्टोरी बताती है कि दरअसल मेरे डैड ने मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसीलिए उन्होंने गुस्से में मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया। मेरे रूम में बस ये पुराना सा टेलीफोन है, इसलिए मैंने टाइम पास करने के लिए बस फोन उठाया और ये फोन तुम्हें लग गया। तुम्हें पता है प्रिया, मेरे पापा बहुत ही खड़ूस है, वो मेरी फीलिंग्स नहीं समझते, बहुत ही बुरे हैं वो। अपने बेटे की बुराई सुनकर प्रिया से रहा नहीं जाता और वो बोल पड़ती है कि बस करो, अपने बेटे की और मैं बुराई नहीं सुन सकती। तो सोनिया भी कहती है अरे मेरे पापा तुम्हारे बेटे थोड़ी हैं बुद्धू। तब प्रिया बताती है कि हम दोनों का फोन पे बात करना कोई आम बात नहीं है, किस्मत ने कनेक्शन करवाया है हमारा। प्रिया की पास्ट फ्यूचर की कनेक्शन वाली सारी बात सुनकर वो कहती है अगर ऐसी बात है तो लो कर लो अपने बेटे से बात। ये कहकर वो अपने डैड को फोन दे देती है। पहले तो सोनिया के डैड उसकी बातों में आ जाते हैं और इमोशनल होकर अपनी माँ से बात करना चाहते हैं, मगर यहाँ दोस्तों हमको एक और बात पता चलती है, इस टेलीफोन से सिर्फ प्रिया और सोनिया ही आपस में बातें कर सकते हैं। कोई तीसरा पर्सन जैसे इस पे बात करना चाहता है तो आवाज आना ही बंद हो जाएगी। अब जब आवाज नहीं आती तो सोनिया के डैड उस पर भड़क जाते हैं कि बेवकूफ बना रही हो मुझे, ऐसा गंदा मजाक मत करना दोबारा वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद सोनिया अलमारी से अपने डैड की पुरानी फोटोज निकालती है और उसमें से अपनी दादी की भी फोटो निकालती है, जिसको देखकर सोनिया खुश हो जाती है कि वाओ मेरी दादी तो कितनी ब्यूटीफुल है। इसके बाद सोनिया के हाथों अपनी दादी की लिखी हुई एक कविता लग जाती है, तो वो तुरंत प्रिया को कॉल करके कंफर्म करना चाहती है कि प्रिया सच बोल भी रही है या फिर नहीं। वो कहती है कि अगर तुम मेरी दादी हो ना तो मैं अपनी दादी की कविता की एक लाइन बोलूंगी, आगे की लाइंस तुम्हें कंप्लीट करनी होंगी। प्रिया आसानी से उसके आगे की लाइंस कंप्लीट कर लेती है और फिर कहती है तुम्हें पता है ये कविता तो मैंने आज ही लिखी है। अब ये जानने के बाद सोनिया श्योर हो जाती है कि प्रिया सच बोल रही है। वो इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड को जाकर सारी बातें बताती है, मगर उसका बॉयफ्रेंड जीवा तो उसकी बातों पर यकीन करता ही नहीं, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। तो वो कहता है कि अच्छा बाबा तुम सच कह रही हो, ठीक है। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, सोनिया गुस्से में प्रिया को कॉल लगाती है और पूछती है कि आप ये बताइए दादी, आप मेरे पापा को छोड़कर क्यों गई थी? प्रिया कहती कैसी बात है बेटा, भला मैं अपने बेटे को छोड़कर क्यों जाऊंगी, वो तो मुझे मेरी जान से भी प्यारा है। तब सोनिया कहती है आप लाइन पे रहिए। फिर वो अपने डैड को बुलाकर पूछती है कि दादी आपको छोड़कर कब गई थी पापा? तब उसके डैड कहते हैं कि वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी, उस वक्त गाँव में बहुत सारे लोग लापता हो रहे थे, बाकी लोगों की तरह एक दिन मेरी मॉम भी लापता हो गई। एंड ये सुनकर तो प्रिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो समझ जाती है कि अब अगला नंबर मेरा ही है। कुछ दिनों से विक्की ही प्रिया के दोस्तों आगे पीछे डोल रहा था, इसीलिए प्रिया को सबसे पहला शक उसी पर जाता है कि जरूर वही मुझे अगवा करने वाला है। तो वो पुलिस में जाकर विक्की के खिलाफ कंप्लेंट भी करती है और तब पुलिस वाले एक चौंकाने वाली बात कहते हैं कि विक्की तो मर चुका है। दरअसल उस रात जंगल में हमारी टीम ग्रिम रिपर की खोज में गई थी, तब विक्की पुलिस वालों को मिला था। उसने ये भी कहा था कि मुझ पर किसी ने पीछे से हमला किया, लेकिन फिर हमने उसको घर चले जाने के लिए कह दिया और अगले दिन आकर रिपोर्ट लिखाने के लिए भी कहा, लेकिन वो तो अगले दिन नहीं आया। तो हम खुद उसके घर गए। उसके घर में हमने लड़कियों की अश्लील फोटोज भी देखी, आपकी भी एक फोटो थी वहाँ पर, जिससे हमें ये तो समझ आ गया कि विक्की एक नंबर का ठरकी था, मगर साथ ही हमें उसके घर में उसकी लाश भी मिली। अब आप ही बताइए कि जिस इंसान की मौत कुछ दिनों पहले हो चुकी है वो आपको कैसे अगवा कर सकता है? देखिए मैडम, हमें पता है कि आप एक राइटर हैं, आपकी इमेजिनेशन किताबों के लिए ठीक है, मगर रियल में इमेजिनेशन करना सही नहीं है। तो यहाँ से घर आकर प्रिया परेशान हो जाती है कि अगर इन सब के पीछे विक्की का हाथ नहीं है तो फिर कौन हो सकता है। प्रिया यही सोचकर परेशान रहती कि तभी सोनिया का कॉल आ जाता है। तब यहाँ प्रिया सोनिया से हेल्प मांगती है और कहती है कि 1980 में अक्षय तल्ली गांव में जो लोग मिसिंग हो रहे थे उससे रिलेटेड न्यूज़पेपर में क्या क्या छपा था वो पता करके मुझे बताओ। सोनिया कहती कि मैं गूगल में चेक करके बताती हूँ। प्रिया कहती है ये गूगल किस चिड़िया का नाम है? तो सोनिया कहती है ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी आराम से, अभी मैं आपको बस आपके काम की चीजें बताती हूँ। प्रिया भी कहती है ठीक है, मगर सोनिया को कुछ पता
नहीं चलता। वो ऑफलाइन भी पता करने की कोशिश करती है। कई सारे पुराने अखबार वो लाइब्रेरी से उठा कर लाती है और अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प से वो एक एक अखबार को चेक करती है, पर कुछ भी काम की बात पता नहीं चल पाती। तो वो कॉल करके प्रिया से माफी मांगती है कि सॉरी दादी, पर मुझे तो कुछ पता नहीं लग पा रहा है। वो अभी प्रिया से बात कर ही रही थी कि तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे कुछ मिला है, और तब सोनिया प्रिया को बताती है कि 4 दिसंबर 1980 को लॉयर परमेश्वर मिसिंग हो गए थे। ये जानने के बाद प्रिया कैलेंडर चेक करती है और पता चलता है कि आज ही तो 4 दिसंबर है, यानी आज ही लॉयर साहब मिसिंग होने वाले हैं। अगर मुझे पता लगाना है कि ये सब कर कौन रहा है तो मुझे लॉयर साहब का साया बनकर आज पूरे दिन उनके साथ रहना होगा। इसीलिए प्रिया लॉयर के घर ही उनका पीछा करना शुरू कर देती है। वो लॉयर का पीछा करते करते उनकी बाइक को ही अपनी कार से ठोक देती है गलती से। इसके बाद क्या होना था, लॉयर पुलिस में आ जाता है प्रिया की कंप्लेंट करने के लिए। तब जाकर प्रिया पुलिस वालों को बताती है कि मैं तो लॉयर साहब को बचाना चाह रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई उनको अगवा करना चाह रहा है। अब ये सुनकर तो इंस्पेक्टर साहब प्रिया पे बुरी तरह भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि मैडम, आप घर में बैठकर शांति से राइटिंग का काम क्यों नहीं कर लेती अपना? जेम्स बॉन्ड बनने का सपना है क्या? हीरोइन बनने के चक्कर में अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपके परिवार का क्या होगा, सोचा आपने? इंस्पेक्टर की डांट सुनकर प्रिया उदास होकर घर चली जाती है। घर आने पे वो देखती है कि उसकी मेड कमला फोन पे किसी को हेलो हेलो कर रही है। प्रिया समझ जाती है कि जरूर ये फोन सोनिया का ही है, इसीलिए वो अपनी मेड को वहां से जाने को कहकर खुद सोनिया से बात करती है। प्रिया सोनिया को लॉयर साहब का फुल एड्रेस बताते हुए कहती है कि जरा वहां जाकर चेक करो तो लॉयर साहब फ्यूचर में है कि नहीं। सोनिया ऐसा ही करती है। लॉयर के घर जाने पे उसे पता चलता है कि लॉयर साहब ने तो 3 साल पहले ये घर बेच दिया था। अब वो अपने बेटे बहू के साथ बेंगलोर में रहते हैं। घर आकर जल्दी से प्रिया सोनिया को बताती है कि लॉयर साहब ने तो घर बेच दिया है, मगर वो सही सलामत है। ये जानकर प्रिया राहत की सांस लेती है, मगर फिर सोनिया वो पेपर चेक करती है और अब उस पेपर में लॉयर के मिसिंग होने की खबर की जगह पर प्रिया के मिसिंग होने की खबर थी, यानी कि वही बदल गया पेपर। अब ये जानकर प्रिया तो रोने लग जाती है कि क्या हो गया। फिर वो अपने बेटे को नींद से जगाती है और थोड़ा प्यार करती है। इसके बाद कहती है कि तुम कमला के साथ रहना, आज मुझे जरा काम है। दोस्तों, रात हो जाती है। प्रिया घर पे अकेली होती है। उसकी तन्हाई दूर करने के लिए ग्रिम रीपर आ जाता है। उसको देखकर प्रिया की तो हालत खराब और वो अपने घर से बहुत दूर जंगल में भाग जाती है। भागते भागते बेचारी गिर भी जाती है। वो किसी तरह से ग्रिम रीपर से लड़ झगड़ कर भागते भागते कमला के घर चली जाती है। वहाँ कमला प्रिया को धीरे से चुप करवाती है और कहती है, बंटी को मैंने हिफाजत से रखा हुआ है, चलिए मेरे साथ। वो धीरे से प्रिया को जंगल की तरफ लेकर जाती है और वहाँ पर प्रिया देखती है कि एक अघोरी बाबा हवन कर रहा है और उनके पास बंटी बैठा हुआ है। तभी पीछे से कमला प्रिया के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब वो होश में आती है ना, तो उसे पता चलता है कि ये सब उसके हाउस हेल्प वाले लोग ही कर रहे थे, यानी कमला और उसके पति की कोई संतान नहीं थी। इसीलिए वो अघोरी बाबा के कहने पर लोगों की बलि चढ़ा रहे थे। वो ग्रिम रीपर के कॉस्ट्यूम में कोई और नहीं बल्कि कमला का पति विनोद ही था। अब कमला प्रिया को पकड़ कर रखती है और विनोद से कहती है, इसकी बलि दो। जैसे ही वो प्रिया का गर्दन काटने जाता है, प्रिया झुक जाती है और प्रिया की जगह कमला की बलि चढ़ जाती है। ये देखकर विनोद कमला को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोता भी है। रोते हुए वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। अब जब कमला तुम ही जिंदा नहीं हो तो मैं किसके लिए जीऊंगा। इधर विनोद रोने गाने में बहुत बिजी हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर प्रिया अपने बेटे बंटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो घर आते ही सबसे पहले करती है पुलिस को कॉल और सारी बातें बताती है। दूसरी ओर फ्यूचर में जब सोनिया सोकर जागती है तो काफी परेशान होती है, क्योंकि सपने में उसे प्रिया की स्टोरी ही दिखी थी। वो भागते भागते सबसे पहले अपनी दादी को ढूंढती है और उसे उसकी दादी बिल्कुल सही सलामत अपने घर पे मिलती है, यानी कि उस रात प्रिया ने सरवाइव कर लिया था। कमला की मौत के बाद तो विनोद ने भी खुद की जान ले ली थी और अघोरी बाबा अपने ध्यान मुद्रा में लौट गया था। इसीलिए उसके बाद अक्षतल्ली गांव में दोबारा कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसी के साथ दोस्तों ये बढ़िया सी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखिए यार अपना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।